Now let's talk about security market line. Okay, now let's talk about security market line. The line which we fitted a while ago was called as characteristic line. It was called as characteristic line. It showed the relationship between X and Y. market portfolio excess returns and excess return and of excess returns of of a one particular stock. ठीक है, कोई भी स्टॉक। ये क्या बताता है? ये है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जिसको बोलते हैं एसएमएल। ठीक है, जिसको बोलते हैं एसएमएल। अब ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या है? हमने जो थोड़ी देर पहले एक रिलेशनशिप पढ़ा, हमने कहा कि कैपम क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न एंड रिस्क। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखिए, सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट? ये किसी भी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट जो कि किसी टी बिल का रेट होगा प्लस अ प्रीमियम ना। यस सर। हमने कहा था ना कि रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम, ये लिखा हुआ है रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम। अब वो प्रीमियम क्या है? वो प्रीमियम है बेस्ड ऑन दी सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। व्हाट इज द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी? सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी जो कंट्रोलेबल ना हो। systematic risk of a security. Systematic risk of a security. It is a measure It is a measure of sensitivity of stocks. So what is systematic risk of a security? Slope, sir. Beta. Beta is the systematic risk of a security. तो यहाँ पर RF लिख दिया plus a premium based on systematic risk. Systematic risk कहाँ से शो होता है? बीटा से। बीटा से, बीटा लिख दिया। ओके, अब प्रीमियम देखिए, अब प्रीमियम आया सभी। अब ये वाला प्रीमियम आया जो कि इस कैपम के अंदर था, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अंदर था। ये बीटा कहां से आएगा? बीटा को फाइंड आउट करने के लिए वो सारा काम करना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, एक्सेस रिटर्न्स लेने, मार्केट के पोर्टफोलियो के एक्सेस रिटर्न लेने, इंडिविजुअल के, दोनों के ऊपर रिलेशन को रन करना है और बीटा निकालना है। बीटा आपके पास आ गया, बीटा को उठा के अंदर पुट कर दे। पुट कर दिया, आरएफ की वैल्यू ली। आरएफ की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? रिस्क फ्री रेट, पाकिस्तान ट्रेजरी बिल 90 डेज वाले कौन से हैं, उनका रेट ने उठा के आपने ये आ गया, प्लस बीटा आ गया। अब आते हैं इसकी तरफ जो कि मुझे बता रहा है प्रीमियम। हमने क्या कहा था कि वो प्रीमियम किस चीज का होगा? वो प्रीमियम होगा रिस्क फ्री रेट से ऊपर ना, रिस्क फ्री रेट से ऊपर। तो आप ये देखेंगे कि मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न एक्सपेक्टेड माइनस रिस्क फ्री रेट। ये अब पूरे फॉर्मूले की समझ आ गई सर? Yes, sir. पूरे फॉर्मूले की समझ आ गई? ठीक, दोबारा बताता हूं, गौर से देखें। हमने कहा सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन वो जो कैपम का रिलेशनशिप पढ़ा था, ये वाला रिलेशनशिप है। इसकी से पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी कि इट इज दी रिक्वायर्ड रिटर्न इज द रिस्क फ्री रेट प्लस सिस्टमैटिक प्लस प्रीमियम ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी एंड दिस इज द प्रीमियम। प्रीमियम क्या चीज है? कुछ एक्स्ट्रा ना। किस चीज पे एक्स्ट्रा? यानी जो मार्केट कमा के देता है, मार्केट पोर्टफोलियो, आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ। आरएम क्या है? आरएम है इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट का पोर्टफोलियो कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है वो ले, उसमें से प्रीमियम है ना, तो इसमें से कोई चीज माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा पता चलेगा। माइनस क्या करना है? रिस्क रेट या रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट को माइनस कर दें, प्रीमियम आ गया। प्रीमियम बेस्ड ऑन दी सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी प्लस RF is the required return or the required return for any stock. अब clear हो गया? Yes, sir. Clear हो गया? Okay. Let's do a question on this one now. अच्छा, क्वेश्चन से पहले इसको देखने के लिए किस तरह बनता है। Okay. So this is the required return and this is systematic risk. Okay. अब अगर ये आपके पास रिस्क प्रीमियम है, ठीक,
और ये हमारे पास रिस्क फ्री रेट है। सो रिस्क फ्री रेट हमारे पास ये सारा रिस्क फ्री रेट है, ठीक, ओके। रिस्क फ्री रेट और प्रीमियम द रिक्वायर्ड रिटर्न इन दोनों चीजों के बराबर है, रिस्क फ्री रेट का और प्रीमियम के बराबर है। और हम लोगों ने कहा था कि बीटास हमारे पास डिफरेंट होते हैं, बीटास हमारे पास डिफरेंट है। अगर 1 है तो क्या है, बीटा है, फिर बीटा है, अगर बीटा 1 है तो क्या है, तो परफेक्ट नहीं, परफेक्ट पॉजिटिव तो उधर पड़ा था, वो तो कोरिलेशन का कोई नहीं सर की मतलब वो है बीटा ये नो इफेक्ट, मतलब सर जितना उसमें चेंज है आपके स्टॉक में हाँ, तो नो इफेक्ट तो नहीं हुआ ना रबानी, सेम हुआ, सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट हुआ। तो अगर सेम इफेक्ट है, आपका मार्केट का पोर्टफोलियो है वो भी 1 रुपए ज्यादा होता है 1%, तो आपका जो स्टॉक है वो भी 1% ज्यादा होता है। इसका मतलब आप बिल्कुल मार्केट पोर्टफोलियो के मुताबिक चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट पोर्टफोलियो की तरह हैं, ठीक है, आप मार्केट पोर्टफोलियो की तरह हैं। अब अगर आपका बीटा इक्वल्स 1 है तो इसका मतलब ये है कि आप या तो मार्केट पोर्टफोलियो है या तो आपका मार्केट पोर्टफोलियो है ना, क्योंकि आपका बीटा 1 आपका बीटा भी 1 है और आप रिलेशनशिप देख रहे हैं मार्केट पोर्टफोलियो के साथ, तो इसका मतलब ये उसके साथ रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, दोनों सेम है तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब दिस इज द सेम एज द मार्केट पोर्टफोलियो, दिस इज द रिटर्न, दिस इज द बीटा ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स 1। और अगर आपका स्टॉक 1 से ज्यादा है इसका मतलब एग्रेसिव है, और अगर 1 से कम है इसका मतलब डिफेंसिव है। अच्छा, अब अगर आपका स्टॉक 1 से कम है, डिफेंसिव है, तो अगर मार्केट पोर्टफोलियो में चेंज ज्यादा आएगा, चेंज आएगा, तो आपके स्टॉक में चेंज कम आएगा, ठीक। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम होगा, कम होगा। और अगर आप 1 से ज्यादा हैं, एग्रेसिव तो अग्रेसिव हैं, तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे बीटा इक्वल्स 1 होगा ये मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। और अगर आपका बीटा 1 से ज्यादा है तो आप इधर होंगे, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट से ज्यादा आएगा क्योंकि आपका बीटा 1 से ज्यादा है, ठीक। और अगर 1 से कम है तो फिर आप नीचे होंगे। और ये थ्रेशोल्ड है आरएफ का, आरएफ से हमेशा आरएफ प्लस दिस, ठीक है, अनलेस दिस बिकम्स माइनस, दिस इज अ लॉस, तो फिर नीचे आ जाएंगे, फिर आरएफ से नीचे आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है, क्लियर है, यस सर, फॉर्मूला क्लियर है। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट which can come in your exam or which I can ask you, ठीक है। अगर ये पूरा प्रोसेस करें, और बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस पूरे प्रोसेस को करना चाहिए फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स, यस सर, ठीक। जिसमें आप सीखोगे कोई इंडिविजुअल स्टॉक आप ले लें और इसका बीटा मुझे फाइंड आउट करके, ठीक है। फिर आप जाएं उसके रिटर्न्स फाइंड आउट करें और फिर उसको मार्केट के रिटर्न्स के साथ मैच करें और बीटा फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद उसका रिक्वायर्ड रिटर्न फाइंड आउट करें, ठीक। सो दैट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। सो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द फाइनल, okay, so this is your assignment for the final one. You need to select, come up with a company with a stock, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा उसके कितने सालों का डेटा आपने लेना है और उसके साथ आपने क्या करना है, वही काम करना है जो अभी हम लोगों ने किया थोड़ी देर पहले। हमने उसके एक्सेस रिटर्न्स हमने फाइंड आउट नहीं किया, आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे एक्सेस रिटर्न्स, ठीक है। और फिर मार्केट के साथ उसको मैच करके रिग्रेशन रन करके मुझे बताना है आपने क्या किया और किस तरीके से। गॉट द आइडिया, ठीक है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा फॉर योर फाइनल एग्जाम। आपको फिर सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद एक बार कर चुके होंगे ना, एक बार खुद कर लेंगे तो आपको सीखने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट। Listeners and basket wonders is attempting to determine the rate of return required by the stock investors. Lisa is using a 6% RF. अब यहाँ पर RF is given. Practically अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो RF को देखने के लिए आपको गवर्नमेंट के T-bills देखने पड़ेंगे, which means you will have to go to the State Bank website, पाकिस्तान में स्टेट बैंक, बाकी जो उनका जो भी सेंट्रल बैंक है, और वहां पे जाके उनके T-bills के रेट देखने पड़ेंगे कि T-bills के रेट क्या हैं, और फिर वो रेट लेना पड़ेगा, ठीक। 6% and a long term market expected rate of return of 10%. ये किस चीज का रेट है? ये मार्केट रिटर्न, आरएम है सर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आरएम, आरएम, सिस्टमैटिक रिस्क वाला नहीं,
RM मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, ये भी हो गया। A stock analyst following the firm has calculated that the firm beta is 1.2। अब ये Aggressive है। हाँ, अब ये काम जो होता है ना, ये स्टॉक के बीटास फाइंड आउट करना। यस सर। ये एनालिस्ट है, उन्होंने ये स्टॉक के बीटास फाइंड आउट करते हैं क्योंकि उनका काम एनालिसिस है, ठीक, जो इंशाल्लाह अभी आप लोग भी कर लेंगे, आप भी एनालिस्ट बन जाएंगे। नहीं बन सर, नहीं ये बन आ गया हाँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट। बाय द वे, बाय द एंड ऑफ योर कोर्स यू शुड बी इन अ पोजीशन आइदर टू गो फॉर ऑडिट, टैक्सेशन, एक और आपका मेजर हो सकता है टैक्सेशन, ऑडिट, और यू कैन गो फॉर रिपोर्टिंग और यू कैन गो फॉर एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। इन सब के लिए आपको और कुछ साथ करना पड़ेगा। अगर ऑडिटिंग करने लगे हैं तो आपको फिर ACCA के बाद कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी किसी कंट्री की करनी पड़ेगी। यस सर। अगर आप टैक्स की कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, टैक्स को थोड़ा सा और डिटेल और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शायद उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज पाकिस्तान में सर्टिफिकेशन मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रही, लेकिन बाकी जगह की है। ओके, अच्छा, अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट करना चाहते हैं तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाएंगे, CFA। अच्छा, अगर और क्या चीज बताइए, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग के लिए आपके पास सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेशन है, मुझे दिमाग में नहीं आ रही, वो आप कर लेंगे तो आप रिपोर्टिंग में सर्टिफाइड, ठीक है। तो आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं which are very good, highly paid, सर highly paid, मोस्ट हाईली कौन सा है? most highly CFA paid, आजकल CFA हो गया। pause, नहीं सर, इसको break थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एनालिस्ट आ गया 1.2, एनालिस्ट ने 1.2 फाइंड आउट कर दिया, ठीक, वही काम जो आप लोग करेंगे अपनी फाइनल असाइनमेंट के लिए, बीटा फाइंड आउट करके देंगे। यस सर। 1.2 हो गया। नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ बास्केट वंडर्स? आपने बास्केट वंडर्स के स्टॉक का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है बास्केट वंडर्स? ये है। यस सर। और हमने क्या कहा था कि ये किसके बराबर है? रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू बीटा इनटू RM RM माइनस रिस्क फ्री रेट। अब ऊपर से वैल्यूज देखें, इसके अंदर पुट करें इनको डाल, बस जी बस। RF पेपर में भी पेपर में भी ऐसे ही होगा, लेकिन तो सही ऐसे है। करने के लिए अली फिर सोचें, ऐसे करने के लिए पहले ये फाइंड आउट करना है जो मैंने आपको असाइनमेंट में दे दी है, ठीक है। ऐसे करने के लिए ये फाइंड आउट करना है जो मैंने असाइनमेंट में आपको दिया और आपको तरीका बता दिया कहां से मिलेगा ये, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। यस सर। अगर वैल्यूज अवेलेबल है तो पुट करना है ना, तो बस इसका काम क्या है, 1 मार्क, बस ये 1 मार्क, दैट्स इट। सर ये 1 मार्क है, इसको फाइंड आउट करने का मार्क ज्यादा है, इसको फाइंड आउट करने का मार्क ज्यादा है, इसका तो नहीं है, इसका तो 1 मार्क है। ओके, RF प्लस RF 6% प्लस बीटा 1.2 RM 10% minus 6%. Give me the answer. सर give me 4 into 4.8 Give me the answer. 10.8 आ जाएगा सर। 10.8%. ठीक है, 10.8%. The required rate of return. अच्छा, अब देखिए 10.8%. अब अगर मैं इस बीटा को 0.2 कर दूं, 0.2 क्या आएगा? फाइंड आउट। क्या सर? इस बीटा को 0.2 कर दूं, तो उससे 1.2 की बजाय 0.2. What is the answer? 6.8 6.8. यस सर। अब जरा इसको गौर से देखिए, अब मेरा बीटा था 1.2, मार्केट से ज्यादा अग्रेसिव। मार्केट मुझे कितना कमा के दे रहा है? 10%, और मेरे स्टॉक का रिटर्न कितना आ रहा है? 10.8. Why? Because my stock had a beta of more than 1.2, which is more than the market. अब ये देखिए, अगर मैं इसी बीटा को कम कर दूं, डिफेंसिव, ठीक, तो मेरा रिटर्न 6.8% मार्केट के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम, क्योंकि वो डिफेंसिव है। गॉट द आइडिया? ठीक। अब आपने ये देखना है कि जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो कौन से स्टॉक्स को बीच में रखेंगे, ठीक है। सिर्फ एनालिस्ट ही नहीं बनना,
आप किसी भी फंड के मैनेजर्स भी तो बन सकते हैं। यानी आप खाली उसके लिए काम नहीं करके दे रहे कि यार ये हाँ ये कर लो, ये इस तरह करो। आप कह रहे हैं कि मैं काम करके देता हूँ, मैं काम करके देता हूँ, मुझे पैसे दो, डबल पैसे। हाँ मुझे पैसे दो, मैं पैसे कमा के दिखाऊं कि कैसे पैसे कमाते हैं। ठीक, यू कैन बी अ फंड मैनेजर, कम अप विद योर ओन portfolios and you can earn then more than what you were earning before as analyst. नहीं सर, सही है? ये पोर्टफोलियो में हम किस तरह मतलब डिफरेंट वो बना सकते हैं? मैंने आपको तरीके बता दिए, अब आपकी मर्जी। आप जब तक आप जितने अच्छे एनालिस्ट होंगे उतना अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, जितने अच्छे आप एनालिस्ट हैं। एनालिस्ट खाली एक बीटा नहीं है, एनालिस्ट और बहुत सारे भी काम करेगा। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मार्केट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये सारे आपको पता होंगे तो आपको पता होगा ना कि आगे क्या होने वाला है। स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है, आगे नहीं करने वाली है, आगे और भी ऊपर जाएगी, क्या करेगी, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, किसका किसके साथ मर्जर होने वाला है, कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, मुझे स्टॉक रिटर्न ज्यादा दे सकता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, आगे चले क्लास आगे चले। ओके, पॉज करें, 2 मिनट्स ब्रेक। ओके, सही जगह पर। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा, so now we've said कि इस तरीके से you would find out the required return for a particular security and this beta is the culprit. ये बीटा कल्प्रिट है, ये बीटा आपके रिक्वायर्ड रिटर्न को ऊपर नीचे कर ज्यादा या कम कर सकता है, डिपेंडिंग वेदर योर स्टॉक इज अग्रेसिव और डिफेंसिव। ये भी हो गया। Lisa Miller at BW is also attempting to determine the intrinsic value of the stock. अब आते हैं काम की तरफ। अब हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू, याद है? Yes. ऑफ द स्टॉक। ठीक, जो अब ये कह रहे हैं कि लीजा मिलर जो है जिसने अभी ये सारा काम किया, ये फाइंड आउट किया, वो चाह रही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक फाइंड आउट करे। शी इज यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। याद है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल? Yes sir, 1 plus G D1 एक ही तरह, एक 1 तरह। plus G। ठीक, ओके, आगे चलें। Lisa estimates that the dividend next period will be 0.5. Dividend next period is equal to D1. Okay, so now this is what we are saying कि अगर आपने intrinsic value find out करनी है और आप एक particular growth model को follow कर रहे हैं, Lisa estimates that the dividend next period will be 0.5. Next period का क्या मतलब है? Dividend next period. Next period. तो वो क्या है? D1 ये हो गया। And that PW will grow at a constant rate of 5.8. ये G हो गया आपके पास। The stock is currently selling for 15। ये क्या चीज होगी? आज ये प्रेजेंट मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है? अच्छा, ये मार्केट वैल्यू होगी इसकी। What is the intrinsic value of the stock? Intrinsic value of the stock. इंट्रिंसिक सर जो होनी चाहिए सर, जो होनी चाहिए मतलब बाय कैलकुलेशन। बाय तो कैलकुलेशन। सर तो डिस्काउंट कैसे करेंगे? मॉडल याद है किसको? क्या सर? यस सर, वी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल याद है किसको? Yes, sir. कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल याद है किसको? यस सर। D0 So constant growth model के मुताबिक value of a stock will be equal to D1 divided by KE minus G। minus G. Yes sir। Okay. और D1 हमारे D1 पास is D0 divided by KE. 5.8 सर growth rate 5.8 सर वो KE नहीं है ना, ये नहीं, ये तो और है। अब बोलो सिकंदर बड़ा K। गया नहीं मैं K। वही कह रहा था। X कर दें equals to 15 कर दें तो हाँ, और और K को फिर- फाइंड आउट करेंगे। ये तो आप, ये आप किस चीज के लिए जा रहे हैं? आप देखें, ये क्या रिक्वायर्ड यील्ड, ये यील्ड टू मैच्योरिटी वाला में जो यील्ड थी, ये यील्ड का वो है कि आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को रिप्लेस करते हैं विद द मार्केट वैल्यू और फिर आप लोग फाइंड आउट करते हैं उसका यील्ड। लेकिन अगर मैं यील्ड फाइंड आउट कर दूं और फिर उठा के दोबारा मैं फाइंड आउट करूं वैल्यू, तो वो तो सेम आ जाएगी सभी, तो फिर तो मेरा मसला हल ना हो। तो फिर इतना हमने बता दिया। फिर इतना आपने बता दिया और मेरे पास सिर्फ 7 मिनट है आपको बाकी चीजें बतानी है। आधा ठीक है? solve किया। ठीक, बाकी चीजें बताने के लिए मेरे पास सिर्फ 7 मिनट है। अब गौर से देखें हमने क्या करना है। हमने क्या करना है? 4.8। I do not have this figure right now with me. ये फिगर क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट ये डेट है। नहीं कॉस्ट ऑफ ओके, अच्छा, और इसका दूसरा नाम क्या बताया था? और क्या बताया था? इंटरेस्ट एक मिनट, एहतिसास, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट।
ये कहा था यस सर कहा था एक। अब थोड़ी देर पहले जाएं, ये जो 10.8 फाइंड आउट किया, ये हमने कहा क्या चीज है? ओके, सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10.8। Yes, sir. ओके, देखिए आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इससे पहले फाइंड आउट किया ना। इससे पहले तक पिछले चैप्टर तक हमें नहीं पता था ये कैसे फाइंड आउट होता है, और आपसे मैंने कहा था कि थोड़ा इंतजार करें, आगे ये सब कुछ आएगा। तो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये है, ठीक है। इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या किसी स्टॉक पे अगर आपको कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मांगना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टर मांगना चाह रहा है, तो वो ये चीज है। ये मैंने फाइंड आउट कर दिया, इसको यहां पे लिख दिया। क्या आप मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या आई इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आई? 10 आ गई। ओके 10। अच्छा अब जरा गौर से 10 आ गई, आपके मुताबिक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसकी करंट मार्केट में वैल्यू कितनी है? तो इसका क्या मतलब हुआ? ओवर वैल्यू। इसका मतलब कि ये मार्केट के अंदर इसको बिकना चाहिए 10 का, लेकिन ये बिक रहा है 15 का। इसका मतलब द स्टॉक इज ओवर वैल्यू एज द मार्केट प्राइस एक्सीड्स द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप क्या करेंगे? हम इसको भेज दो। इस वक्त अगर आप बेच रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर बाकी लोगों को भी पता चल गया और उन्होंने ये कैलकुलेशन कर दी और वो देखेंगे 10 का, वो कहेंगे यार ये तो 12 का है, नहीं खरीदना इसको। लोग नहीं खरीदेंगे। जब लोग नहीं खरीदेंगे और सब लोग बेचना शुरू कर देंगे तो इसकी प्राइस बहुत 10 के पास। हाँ आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एकदम नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास है स्टॉक तो इसको बेच। ओके, अब आ जाइए लास्ट में। ओके, सो नाउ दिस इज योर सिस्टमैटिक रिस्क बीटा, और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने इससे पहले सारी चीजें, ठीक। ये वही लाइन जो इससे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब यहां पे देखते हैं कि वो स्टॉक्स कहां पर है। जिस तरह भी मैंने एक स्टॉक हम लोगों ने देखा, और हमने देखा कि ये जो अभी जो स्टॉक था ये ओवर वैल्यू, ओके, ओवर प्राइस। ये स्टॉक ओवर प्राइस है, ठीक है। ये स्टॉक ओवर प्राइस है। वो जो स्टॉक आपको नजर आ रहा है वो अंडर प्राइस है। जब स्टॉक अंडर प्राइस होता है, ठीक है, जब कोई स्टॉक अंडर प्राइस है तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम इसको खरीदते हैं कि अंडर प्राइस है, ये मार्केट के अंदर अंडर प्राइस है, इसकी वैल्यू जो है इससे ज्यादा है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इससे ज्यादा है। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो अंडर प्राइस है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी कि वो जब तक वो इस लाइन के ऊपर नहीं आ जाता, ठीक। जो ओवर प्राइस है उसकी मूवमेंट अपवर्ड्स होगी जब तक वो इस लाइन के ऊपर नहीं आ जाता, ठीक। ये लाइन हमने क्या कहा था? ये कौन सी लाइन थी? ये नहीं सर, वो हाँ सिस्टमैटिक रिस्क लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन SML। कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो थी क्लास पे अटेंशन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो थी वो एक्सेस रिटर्न्स का रिलेशनशिप था मार्केट और मेरे पोर्टफोलियो। सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है वो मुझे रिलेशनशिप शो करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का रिस्क के साथ। याद है कैपिटल, वो ये था। तो इन दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों का फर्क डिफरेंशिएट रखिएगा। और दिस इज ऑलमोस्ट ऑल। ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया छोटा सा, दिस इंशाल्लाह विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लेकिन ये अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर, सो दैट मींस यू नीड टू डू द असाइनमेंट फॉर मी ओवर द वीकेंड।